हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक और नया लेक्चर लेके आई हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के ऊपर। तो चलिए लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। हमें माइटोसिस के बारे में सारी जानकारी हो गई थी और जो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए वीडियो को हम तुरंत स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं ये अभी हमें आगे के जो भी लेक्चर है उसमें पता चल जाएगा, यानी कि पढ़ते पढ़ते हमें ये मालूम ही चल जाएगा कि रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है मियोसिस की और मियोसिस टर्म की। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मियोसिस टर्म दिया किसने था। तो जो जेबी फॉर्मर थे 1905 यानी 1905 में जेबी फॉर्मर ने मियोसिस का टर्म दिया था। एंड ये होता कैसे है आपको पता होगा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल होती है, सेल एक बार डिवीजन करती है तो दो सेल बनाती है। फिर वो जो दो सेल होती है, मतलब कि ऐसी, रुकिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने डिवीजन किया और दो सेल बना ली। फिर इस सेल ने भी डिवीजन किया, यानी कि अब देखिए ये भी सेल डिवीजन करेगी तो इन्होंने भी दो सेल बना लिया। फिर ये भी सेल डिवीजन करेगी तो इसने भी दो बना लिया। देखिए, एक से दो बनी और दो से फिर देखिए चार बन गई है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन डिवीजन होता है। क्यों रिडक्शन होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि ना दो बार डिवीजन होता है। एक से जब दो बनेगी तो यहाँ इसे कहेंगे मियोसिस फर्स्ट, यहाँ मियोसिस फर्स्ट होगा। जब एक से दो सेल बनेगी तो इसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। और उसके बाद जब दो से अगेन डिवाइड करेगी, यानी ये एक सेल दो में डिवाइड करेगी और ये जो सेल है वो दो भाग में डिवाइड करेगी, तो इसे कहते हैं मियोसिस टू, यानी कि दो बार होती है। यानी कि ये प्रोसेस जो होती है वो दो बार होती है और हमारा 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए, जो सबसे पहले सेल होती है, जो मदर सेल होती है, ओके, ये देखिए सबसे पहली सेल है। ये जो सबसे पहली सेल है मदर सेल है, जिससे अब बाकी की आगे की सारी सेल बनना शुरू होगी। तो ये जो सेल है वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। इसमें दो बार सक्सेसिव डिवीजन होता है और इससे क्या होता है 4 डॉटर सेल बनती है। और देखिए, जितनी भी जो डॉटर सेल होगी वो हैप्लॉयड होगी, यानी कि जो मदर सेल होगी जिनसे सारी ये बन रही है वो डिप्लॉयड होगी, 2n होगी। और उसके बाद जो सेल बनेगी, यानी जो डॉटर सेल होगी वो सारी हैप्लॉयड होगी। तो इतना कौन सा समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मियोसिस होती कहाँ है, आपको पता है कि मियोसिस कहाँ होती है। जो जर्म सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जैसे जर्म सेल मतलब कौन से सेल, जो हमारे स्पर्म एक का फॉर्मेशन करते हैं, सिर्फ वहीं पे ही मियोसिस डिवीजन होगा और अदर किसी सेल में मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। अब देखिए, वन सेल है, वन सेल जो 2n है, ओके, इसमें मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 में क्या होता है, दो सेल बनती है। तो देखिए 2n मदर सेल में थी, लेकिन इसमें क्या है, देखिए डॉटर सेल में n है, तो ये अपने मदर सेल का हाफ हो गया, यानी डिप्लॉयड थी और ये हैप्लॉयड हो गई। तो इसे ही रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोल रहे हैं। और उसके बाद देखिए अगेन क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। अब इन सेल में क्या होगा, फिर से मियोसिस होगा, तो इसे सेकंड मियोसिस कहेंगे। और देखिए, इससे दो सेल बनी और इससे दो सेल बनी, ये सारी हैप्लॉयड है। इस मियोसिस 1 को हम कहते हैं हेट्रोटिपिक। हेट्रोटिपिक क्यों, यानी कि देखिए 2n इसमें है लेकिन इसमें 2n नहीं है, इसमें n है। यानी मदर में तो 2n था लेकिन डॉटर में n है। लेकिन देखिए अगेन इस मदर से जब डॉटर सेल बनी है तो वो अपने ही मदर सेल के बराबर हैं, यानी कि जितना उनके मदर सेल में है उतना ही डॉटर सेल में है। इसीलिए इनसे होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं और इसे हेट्रोटिपिक डिवीजन कहते हैं। होमोटिपिक डिवीजन में और देखिए क्या होता है, इसे जो मियोसिस 2 है उसको हम ना माइटोसिस फर्स्ट की तरह भी देखते हैं। क्यों, देखिए क्योंकि माइटोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा था कि जब डिवीजन हो रहा था तो जितना आपका मदर में था उतना ही डॉटर सेल में था। तो देखिए इसमें भी ऐसा ही है, जितना मदर में है उतना डॉटर में है, इसलिए इसे मियोसिस 2 को माइटोसिस फर्स्ट की तरह भी हम शो करते हैं। अब जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को मियोसाइट सेल कहते हैं। अब हम इसके फेजेस की बात करेंगे। देखिए मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है, हमें तो बात पता है। अब देखिए मियोसिस 1 में को क्या कहते हैं, हेट्रोटिपिक। क्या कि मियोसिस 1 है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। अब देखिए प्रोफेज को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज को अगेन हम सब स्टेजेस में बांटते हैं, लिप्टोटीन, जैकोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसका एक निमोनिक है, लता जरा पानी दे देना, आपको पता ही होगा। इसे याद करने का ट्रिक है, लता जरा पानी दे देना। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, अपने निमोनिक्स बना के। अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 को। तो मियोसिस 2 में वही फेज होते हैं जो आपके मियोसिस फर्स्ट में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ मियोसिस 2 है तो हम सब में 2 लगा देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। बट इसमें प्रोफेज जो होता है ना, प्रोफेज को अगेन किसी स्टेज में नहीं बांटा गया है।
अब हम बात करेंगे मियोसिस 1 की। तो देखिए मियोसिस 1 में क्या होता है, देखिए ध्यान रखना है कि मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, मियोसिस 2 में क्या हो रहा है। ओके, तो देखिए मियोसिस 1 में क्या होता है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। अब देखिए मियोसिस 1 में हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1 और प्रोफेज में भी हम पढ़ेंगे लिप्टोटीन। तो देखिए मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में जो देखिए आपने देखा ना कि मियोसिस 1 में क्या था, प्रोफेज 1, और प्रोफेज में भी क्या था, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो ये जो सारी प्रोसीजर होते हैं प्रोफेज 1 में, वो सारी कहाँ होंगी, न्यूक्लियस में ही होगा। एंड लास्ट में जाके जब प्रोफेज 1 की स्टेजेस ख़त्म होगी तब जाके न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होगा उसका ब्रेक डाउन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो लिप्टोटीन से लेके आपका डायकाइनेसिस तक की सारी जो प्रोसीजर है वो न्यूक्लियस में होगा। और प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगी, और डायकाइनेसिस में जाके न्यूक्लियस मेमोरी का ब्रेक डाउन होगा लास्ट में। अब देखिए पहला क्या है, लिप्टोटीन में क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना माइटोसिस में। तो देखिए हमें यहाँ सारा काम क्रोमोसोम का करना है, तो देखिए चीज़ें भी क्रोमोसोम से स्टार्ट होगी। और पहले क्या है ना कि क्रोमोसोम नहीं दिखता है, वो बहुत पतले पतले होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा ना तो क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, यानी कि वो पास पास आएंगे। जब सारे क्रोमोसोम इकट्ठा होना शुरू करेंगे तो मोटे दिखने लग जाएंगे, ठीक है, यानी कंडेंस हो जाएंगे और वो दिखने लग जाएंगे। और इन्हीं मसल में क्या होता है, ये बुकेट जैसा दिखने लग जाता है। बुकेट समझते हैं ना, जो फूलों का गुलदस्ता सॉरी, वैसे दिखना शुरू होता है। प्रोटीन हो गया। अब हम बात करेंगे जाइगोटीन। जाइगोटीन में देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, टर्म होते हैं जिसे आपको याद करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ ना सीक्वेंस में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो। तो देखिए जाइगोटीन में हम क्या पढ़ेंगे, सिनेप्सिस के बारे में, सिनेप्टोनीमिया कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। और आपको ये ध्यान भी रखना है कि सिनेप्सिस और जो सिनेप्टोनीमिया कॉम्प्लेक्स है इसमें होता क्या है, ओके, यानी इसमें होता क्या है और ये होती कहाँ पे है। तो ये होती कहाँ है, आपको तो पता चल गया है कि सिनेप्सिस और सिनेप्टोनीमिया जो कॉम्प्लेक्स है वो जाइगोटीन में होती है। अब इसमें होता क्या है वो अब हम देखेंगे। तो देखिए सिनेप्सिस में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, दिखना स्टार्ट हो गया। अब दिखना और कंडेंस होना सिर्फ यहीं तक काम नहीं है, कुछ आगे भी काम करना है। तो देखिए अब क्या होगा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनकी पेयरिंग होना शुरू होगी। पेयरिंग का मतलब ये पास पास आएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। 1 मदर सेल से रहेगा और 1 फादर सेल से रहेगा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये पास आके एक पेयर बना लेंगे, तो इस पेयरिंग को ही कहते हैं सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब आता है सिनेप्टोनीमिया कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, एक प्रोटीन्स होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम को ज्वाइन करने में मदद करता है। आप समझ लीजिए क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस नहीं है, एक सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये पास आने स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सिनेप्सिस हो गए। लेकिन पास आने के बाद ये आपस में इनको जुड़े भी तो रहना है, इनको चिपकाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो यहाँ सिनेप्टोनीमिया कॉम्प्लेक्स होता है, वो प्रोटीन होता है जो इन्हें साथ में रखने में हेल्प करेगा। ये देखिए ये आपके क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पास आना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ सिनेप्टोनीमिया कॉम्प्लेक्स जो है वो उनकी हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ क्या है, बाइवैलेंट या टटार बनना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है एक क्रोमोसोम, ये बाइवैलेंट है। और अगर इसकी क्रोमोटेड को हम गिनेंगे 1 2 3 4, ये टट्टार्ड है, ये बाइवैलेंट और ये टट्टार्ड। ओके, पता चल गया है कि जो बाइवैलेंट है और जो टट्टार्ड है वो कहाँ बनता है, जाइगोटीन में बनता है। अब हम बात करेंगे पैकेटीन में। पैकेटीन में क्या होता है कि हमारा टट्टार्ड जो होता है वो दिखना भी शुरू होता है। जाइगोटीन में बन गया था और टट्टार्ड जो है विजिबल होने लग जाएगा पैकेटीन स्टेज में, यानी पैकेटीन स्टेज में ये दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। अभी ये पास पास आ गए, अब इसे पास आने पे साथ में रहने में तो कोई काम नहीं चलने वाला। अब आगे क्या प्रोसीजर है, तो ये पास आके यहाँ पे क्या काम करेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना शुरू होगा, ठीक है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। उसके बाद देखिए रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस का क्या मतलब होता है, जहाँ पे वो जगह जहाँ पे क्रोमेटिड जो होता है वो अटैच होते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए अगर ये यहाँ पे क्रोमेटिड अटैच होना शुरू होंगे, यानी कि ये ऐसे एक क्रोमेटिड इसका और ये क्रोमेटिड इसका, ये अटैच होना शुरू होंगे, तो यहाँ काइस्मेटा सपोज करते हैं ये यहाँ जुड़ और ये यहाँ पे, इसको काइस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आ गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, काइस्मेटा क्या होता है, एक्स शेप होता है। देखिए हमने देखा ना यहाँ पे एक्स शेप है, ये काइस्मेटा है, ठीक है। काइस्मेटा ही वो जगह होती है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है पैकेटिंग स्टेज में, तो ये एक्स शेप होती है, ठीक है। अब देखिए डिप्लोटीन में आगे क्या होगा, डी सिनेप्सिस। देखिए सिनेप्सिस का क्या मतलब था, सिनेप्सिस का मतलब था कि जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पास आते हैं और पेयरिंग करते हैं। किस लिए पेयरिंग करते थे, वो पास आए थे, सिनेप्टोनीमिया कॉम्प्लेक्स के थ्रू जुड़े थे और उन्होंने क्या किया था, क्रॉसिंग ओवर करने के लिए। अभी क्रॉसिंग ओवर हो गया है काइस्मेटा के थ्रू, आपका काइस्मेटा एक्स स्ट्रक्चर बना और वो आपका क्रॉसिंग ओवर हो गया। जब क्रॉसिंग ओवर हो गया अब उन्हें अलग होना है,
तो डी सिनेप्सिस होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसॉल्व होना शुरू करेंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो सेपरेशन होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको छोड़ के जहाँ पे काइसमेटा बना है ना, इसे छोड़ के यहाँ पे अभी नहीं होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या होता है? टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन यानी एंड। अब किसका एंड होगा? क्रोमोसोम पूरी तरह से सेपरेशन हो जाएगा, काइसमेटा का भी सेपरेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम फिर से कंडेंस हो जाएंगे और विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? आप स्पिंडल फाइबर देखिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में पढ़ रहे हैं। प्रोफेज 1 में ही अभी सारी प्रोसीजर हो रही है जो क्रोमोसोम के बारे में हो रही है, ठीक है। अभी जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का अभी तक हमने क्या देखा था कि डिसॉल्व नहीं हुआ था, यानी कि न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन थे वो गायब नहीं थे, वो प्रेजेंट थे। लेकिन अब हम प्रोफेज के लास्ट स्टेज में पहुंच गए। लिपोप्रोटीन, जैकेटिन, पैकेटिन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उसका मतलब कि क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो अब जो ब्रेकडाउन का प्रोसीजर है वो अब आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उनका ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ये देखिए बनना स्टार्ट होंगे। स्पिंडल फाइबर का काम तो आप जानते ही क्या है। अब देखिए, अब हमारा स्टेज आता है मेटाफेज, यानी प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 हमारा खत्म हो गया। अब आता है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सारे बीच में आ जाते हैं। ये देखिए 23 क्रोमोसोम यहाँ पे, 23 क्रोमोसोम यहाँ पे, सब बीच में आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और स्पिंडल फाइबर क्या होता है ना कि क्रोमोसोम से आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से ये आके अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देखिए ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। अब मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि डिसजंक्शन होता है, यानी कि अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा और जो क्रोमोसोम होंगे वो अपोजिट साइड तरफ मूव कर जाएंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रहता है, ठीक है। अब ये इतने जो है वो ऊपर चले जाएंगे और इतने जो है नीचे चले जाएंगे, इनका सेपरेशन हो जाएगा। और इनका सेपरेशन एक दूसरे अलग है, मतलब कि अगर सेपरेशन हो रहा है, देखिए ये ए क्रोमोसोम है, ये कैपिटल वाई क्रोमोसोम है। अब जरूरी नहीं कि ए के साथ वाई ही जाए, कैपिटल वाई ही जाए। अगर एक कैपिटल ए है और एक कैपिटल वाई है तो यहाँ पे कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। ये नहीं डिपेंड होता कि नहीं, अगर कैपिटल ए है तो कैपिटल वाई ही जाएगा, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई भी जा सकता है, ओके। अब हम बात करेंगे टीलोफेज की। तो टीलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये 23 क्रोमोसोम ऊपर चले जाते हैं, 23 नीचे चले जाते हैं, ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए स्पिंडल फाइबर का क्या काम था कि क्रोमोसोम से अटैच होना और क्रोमोसोम को खींचना पोल्स की तरफ। तो उसने अटैच कर लिया और उससे खींच भी लिया, तब स्पिंडल फाइबर का काम खत्म हो गया तो डिसअपीयर हो जाएंगे। और साथ ही साथ अब क्या होंगे कि क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर अगेन, अब देखिए अब अगेन क्या है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, फिर से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है ना, क्रोमोसोम फिर से न्यूक्लियस के अंदर आ गया, यहाँ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गए हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि साइटोकाइनेसिस भी होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा। और फिर क्या काम होगा ना, साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होने के बाद एक सेल से आपका 2 डॉटर सेल बन जाएगी, यानी 2n से आपका रिडक्शन डिवीजन करके आपका 2 डॉटर सेल बना लेगा, जो n रहेगा। जो मियोसिस 1 का प्रोसीजर होता है, मियोसिस 1 का प्रोसेस क्या होता है कि 2n से n का फॉर्मेशन होना, यानी हेट्रोटिपिक टाइप का। और साइटोकाइनेसिस की भी प्रोसेस यहाँ हो जाएगी ताकि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाए। अब हम बात करेंगे इंटरकाइनेसिस की। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? ये गैप होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो गैप होता है उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब देखिए मियोसिस 1 का प्रोसीजर खत्म हो गया, एक से हमारी 2 सेल बन गई, रिडक्शन डिवीजन हो गया, 2n से n का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे मियोसिस 2 की, ठीक है। देखिए अब मियोसिस 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, यानी जो सिस्टर क्रोमेटिड है, देखिए ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, तो इसका जो इधर वाला भाग है ये एक क्रोमेटिड है और जो इधर वाला भाग है ये दूसरा क्रोमेटिड है। अब हम इसका सेपरेशन करेंगे, ओके। तो ये होता है मियोसिस 2 में, याद रखिए। अब हम बात करेंगे प्रोफेज 2 की। तो देखिए प्रोफेज में 2 में क्या होगा, यहाँ पे भी आपके क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, ओके। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, सब डिसअपीयर होंगे, स्पिंडल फाइबर बनेगा। प्रोफेज के बाद क्या मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम सब बीच में आ जाएंगे और जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर देंगे। ये हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होगी। लास्ट में हमारा टीलोफेज आ गया। टीलोफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर का काम खत्म हो गया, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो है फिर से आपका न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, ये डीकंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन।
एंड उसके बाद अगेन होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, यानी कि सारी प्रोसीजर हो रही है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, अब साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा एंड उसके बाद जो सेल है ना वो पूरी तरह से अलग हो जाएगी, यानी कि 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड ये देखिए, ये आपकी जो एन है और उस एन से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, और जो आपको दूसरी एन सेल दिख रही है उससे भी 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है, और यहाँ पे हमारी 4 जो डॉटर सेल है वो उसका फॉर्मेशन हो गया है, और ये आपका पूरा का पूरा माइटोसिस के जैसा है।